शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। मैंने फैसला किया था कि मैं हिंदू बनकर इन मुस्लिम दुश्मन हिंदू जमातों में घुस जाऊंगा और इनकी मुसलमानों के खिलाफ साजिशों को सिर्फ बेनकाब ही नहीं करूंगा, बल्कि हर वक्त मुसलमानों को इन साजिशों से आगाह करके अपने मुसलमान बहन भाइयों की जानें बचाऊंगा। चुनाचे मैंने अपना नाम धर्मचंद रखा और हिंदू बनकर पंजाब से शिवसेना की जमात में भर्ती हो गया। इस जमात का अहम रुकन बन गया और मेरी रसाई बालाजी और बाल ठाकरे तक हो गई। मैंने इब्राहिम खान से मुखातिब होकर कहा, इब्राहिम भाई, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। आप सिर्फ मेरी इतनी मदद करें कि मुझे इन हिंदू गुंडों और कातिलों के नाम और हुलिये बता दें जिन्होंने सूरत के मुस्लिम मोहल्लों में मुसलमानों को कत्ल किया और उनकी औरतों को बरहना करके उनकी बेहुरमती की, उन्हें सड़कों पर दौड़ाया और फिर उन्हें कत्ल कर दिया। बस इसके सिवा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये भी मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं इस शहर का रहने वाला नहीं हूँ और इन कातिलों को तलाश नहीं कर सकता। आप इनका सुराग लगा सकते हैं। ये मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कसम खाता हूँ कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी जबान पर आप लोगों का नाम नहीं आएगा। मैं भी आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ कि मेरे मुसलमान होने का राज आपके सिवा यहाँ और किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। अगर बालाजी और बाल ठाकरे को इस हकीकत का पता चल गया कि मैं उनकी शिवसेना का अहम रुकन धर्मचंद नहीं हूँ, बल्कि अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाला सच्चा मुसलमान हूँ, तो वो मुझे उसी वक्त कत्ल कर डालेंगे। इब्राहिम खान मेरी तरफ बहुत हद तक हमदर्दाना नजरों से देखने लगे थे, मगर सत्तार भाई को अभी तक मुझ पर शक था। उसने कहा, यह भी हो सकता है कि तुम मुसलमान होकर भी शिवसेना के साथ मिल गए हो। तुम नेशनलिस्ट या कम्युनिस्ट मुसलमान हो और शिवसेना की तरफ से तुम्हें हमारी जासूसी के लिए भेजा हो। मैंने हल्की सी तंजामेज मुस्कुराहट के साथ कहा, सत्तार भाई, अगर मैं शिवसेना का मुसलमान जासूस होता तो तुम्हारे पास आकर तुमसे मुसलमानों के हिंदू कातिलों के हुलिये और पते न पूछता, बल्कि तुमसे ये पूछता कि सूरत के जो मुसलमान ताजिर और हीरों के सौदागर रूपोश हो गए हैं वो कहाँ छुपे हैं, ताकि शिवसेना के दहशतगर्द गुंडे उन्हें भी ठिकाने लगा दें। इस बात ने सत्तार भाई को भी कायल कर लिया। अब वो दोनों मेरे बहुत हद तक कायल हो गए थे और मेरे बारे में उनके शक शुबे बहुत हद तक दूर हो गए थे। फिर भी बात करने में उनका रवैया बेहद मोहतात था। वो खुलकर बात नहीं कर रहे थे। इब्राहिम भाई ने कहा, भाई, हमने उन गुंडों को अपनी आंखों से तो नहीं देखा जिन्होंने मुसलमान औरतों की बेहुरमती की है। अलबत्ता हम तुम्हें एक आदमी से मिला देते हैं। मुझे यकीन है कि उसे उन गुंडों का पता है जिन्होंने मेहदी खान और गफ्फार अहमद की बेटियों को इज्तिमाई बेहुरमती के बाद सड़क पर बरहना दौड़ा कर कत्ल किया। मैं समझ गया कि इब्राहिम खान और सत्तार भाई सब कुछ जानते हुए भी खुद नहीं बताना चाहते। मुझे तो उन गुंडों के नाम, पते और हुलिये दरकार थे, चाहे वो कोई भी बता देता। मैंने कहा, मैं यही चाहता हूँ, आप मुझे उस आदमी से मिला दें, ये आपका मुझ पर बड़ा एहसान होगा। इब्राहिम ने सत्तार भाई की तरफ देखा। सत्तार भाई ने उसे कहा, मैं कल इसे उस आदमी के पास ले जा सकता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, मैं कल यहाँ आ जाऊंगा, मुझे वक्त बता दें। सत्तार भाई ने जल्दी से कहा, नहीं भाई, तुम्हें मुस्लिम लीग के दफ्तर या इस जगह आने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करना कि सूरत के अशोक सिनेमा हाउस के बाहर आ जाना, मैं तुम्हें वहीं उस आदमी से मिला दूंगा। तुम ऐसा करना, कल दोपहर 4 बजे वहाँ पहुँच जाना। मैंने उठकर दोनों से हाथ मिलाया और दोनों से मुखातिब होकर कहा, मुझसे वादा करें कि मेरे मुसलमान होने का राज आपके सिवा और किसी को नहीं पहुँचेगा। दोनों ने मुझसे बारी बारी एक बार फिर हाथ मिलाया और यकीन दिलाया कि वो मेरे मुसलमान होने की बात किसी से नहीं करेंगे। मैं जाते जाते रुक गया। मुझे एक अहम बात का ख्याल आ गया था जो उनको बताना जरूरी थी। मैंने इब्राहिम खान से कहा, इब्राहिम भाई, एक और जरूरी बात आपको बताना चाहता हूँ। ये शिवसेना का एक खतरनाक राज है जो मैं आपको पहले से बताकर बाखबर करना जरूरी समझता हूँ। फिर मैंने उन्हें बताया कि शिवसेना सूरत के बाद अब अहमदाबाद में मुसलमानों के खून से होली खेलने का मंसूबा तैयार कर रही है और इस सिलसिले में बालाजी और वसवानी बाल ठाकरे का आशीर्वाद हासिल करके अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। आप लोग जिस तरह भी हो और जहां तक हो सके अहमदाबाद के मुसलमानों को खबरदार कर दें कि शिवसेना और राष्ट्रीय सेवक संघ के गुंडे उनके कत्ले आम का नापाक मंसूबा तैयार कर चुके हैं। इब्राहिम और सत्तार भाई कभी एक दूसरे को देखते और कभी मुझे। मैंने कहा, ये एक ऐसा राज है जो यहाँ सूरत में सिवाय मेरे, बालाजी, वसवानी और बाल ठाकरे के और किसी को मालूम नहीं। मुझे भी इसीलिए मालूम है कि मैं हिंदू बनकर उनके दरमियान रह रहा हूँ। अगर मुझे आपके यहाँ मुसलमानों के हिंदू कातिलों का सुराग मालूम करने के लिए न आना होता
तो शायद मैं भी उनके साथ ही अहमदाबाद चला गया होता। इब्राहिम खान कहने लगा, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने हमें पेशगी खबरदार कर दिया। हमसे जहाँ तक हो सका अहमदाबाद के मुसलमानों को खबरदार करेंगे, लेकिन जहाँ हिंदू राज हो और पुलिस भी हिंदुओं की हो और फौज भी, वहाँ तो मुसलमानों का बस अल्लाह ही हाफिज हो सकता है। सत्तार भाई जोश में आ गया, कहने लगा, इब्राहिम भाई, अब हमें भी अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए पूरी ताकत से उठ खड़े होना चाहिए। हम कब तक अपने बच्चों को इन गुंडों से कटवाते रहेंगे? मैंने उनसे इजाजत ली और वापस चल पड़ा। सत्तार भाई की दोनों बातें सही थी। उन्हें पूरी ताकत के साथ इन गुंडों के खिलाफ महाज बनाने की जरूरत थी, मगर उनकी दो मजबूरियां थीं। पहली मजबूरी ये थी कि भारत में हिंदुओं की हुकूमत थी जो मुसलमानों के जानी दुश्मन थे, जिनको मुसलमानों का चलना फिरना, इबादत करना, खाना पीना एक आंख नहीं भाता था। और पुलिस भी उनकी थी और फौज भी। मिलिट्री और सिविल तमाम ऊंचे ओहदों पर हिंदू फाइज थे। मुसलमानों को छोटे छोटे ओहदों तक ही महदूद रखा गया था। दूसरी कमजोरी भारत के मुसलमानों की ये थी कि उनका कोई ऐसा लीडर नहीं था जो उनके हुकूक के वास्ते हिंदू हुकूमत के आगे डट कर लड़ सकता। दिल्ली में जो मुसलमान लीडर थे उनमें से दो एक को छोड़कर बाकी सब कांग्रेस के परवरदा थे और हिंदू हुकूमत के इशारों पर चलते थे। उन्हें सिर्फ हिंदू और कांग्रेसी हुकूमत की खुशनुदी मंजूर थी। उन्होंने अपने आलीशान बंगले बनवा रखे थे जहां उनके बच्चों के लिए स्विमिंग पूल थे। ये इसी का नतीजा था कि हिंदू गुंडे जब चाहते, जिस शहर में चाहते, कोई न कोई बहाना बनाकर मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर देते। गरीब मुसलमान गाजर मूलियों की तरह काट दिए जाते थे। उनकी बच्चियों की आबरूरेजी की जाती, उनके मकानों दुकानों को जलाकर राख कर दिया जाता और उनका कोई पुरसाने हाल न था। लेकिन मैंने दिल में तहिया कर लिया था कि सूरत में जिन जिन हिंदू गुंडों ने मुसलमान बच्चियों की आबरूरेजी की है और उन्हें सड़कों पर नंगा दौड़ाकर कत्ल किया है और उनकी इज्जतें बर्बाद की हैं, मैं उनमें से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे भूपत डाकू ही क्यों न बनना पड़े। अगले रोज दोपहर के वक्त मैं अशोक सिनेमा के करीब पहुंच गया। सत्तार भाई पहले से वहां मौजूद थे। वो मुझे वहां से एक करीबी बाजार में ले गए। उस बाजार में एक तंग गली थी। गली में नालों परांदों की एक छोटी सी दुकान थी। दुकान पर एक दुबला सा उथेड़ उमर आदमी जिसकी शरई दाढ़ी थी, सर पर गुजराती मुसलमानों वाली टोपी पहने, एक परांदे में गोटी के तार जोड़ रहा था। सत्तार भाई ने मेरे बारे में उसे बता दिया हुआ था। उस आदमी का नाम मालूम नहीं क्या था। सत्तार ने हाजी भाई कहकर उसका मुझसे तारुफ करवाया। हाजी साहब ने काम छोड़ दिया और हमें दुकान के ऊपर वाले चौबारे में ले गए। सत्तार ने मेरे आने का मकसद उन्हें बयान कर दिया था। हाजी भाई कहने लगे, शिवसेना के जिन हिंदुओं ने गफ्फार अहमद के मकान पर हमला किया था और उसकी बेटी जास्मीन बानो की बेहुरमती की थी, उनमें एक हिंदू गुंडा भास्कर राव था, दूसरा शिवा और तीसरा पाटीकर था। इन तीनों ने जास्मीन के कपड़े फाड़े थे, उसके साथ ज्यादती की थी और उसके बाप के सामने बेआबरू किया था। मेहदी खान की बेटी को जिसने बेआबरू करने के बाद कत्ल किया, उसका नाम कालिया था। इन चारों का तो मुझे मालूम है, बाकियों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने पूछा, हाजी साहब क्या आप बता सकते हैं कि ये चारों कहाँ रहते हैं? हाजी भाई सोचने लगे, फिर कहा, हैं तो वो मराठी मगर सूरत में रहते हैं। अब पता नहीं बाहर ना चले गए हों। उनका पता करके ही मैं बता सकूंगा। आप ऐसा करो कि परसों मेरी दुकान पर आ जाना, मैं उन चारों गुंडों के बारे में मालूमात हासिल करके रखूंगा। मैं और सत्तार भाई वापस आ गए। सत्तार भाई को मैंने मुस्लिम लीग के दफ्तर वाले बाजार की नुक्कड़ पर छोड़ दिया और खुद शिवसेना के ऑफिस में आ गया। बालाजी और स्वानी अहमदाबाद गए हुए थे। मैं ऊपर वाले कमरे में आकर लेट गया और सोचने लगा, चारों हिंदू गुंडे और मुसलमानों के कातिलों को कैसे ठिकाने लगाऊंगा। मुझे थोड़ी बहुत नीम फौजी या कमांडो की ट्रेनिंग मिली हुई थी। मैं हर किस्म का असलहा भी चला सकता था। असलहा यानी ऑटोमेटिक पिस्तौल वगैरह मुझे शिवसेना के असलहा डिपो से मिल सकता था। सबसे पहले मुझे ये मालूम हो जाना चाहिए था कि मुसलमानों के ये कातिल और बेगुनाह मासूम मुसलमान बच्चियों की इज्जतें बर्बाद करने वाले ये गुंडे किन किन जगहों पर हैं। उसके बाद ही मैं कोई फैसला कर सकता था कि इनको कैसे ठिकाने लगाना है। दोपहर तक मैं ऑफिस के ऊपर वाले कमरे में ही लेटा रहा। दोपहर का खाना मैंने बाजार के एक होटल में खाया। कोई 4-5 बज रहे थे कि ऑफिस सेक्रेटरी को बाल ठाकरे के सेक्रेटरी का फोन आया कि धर्मचंद कहाँ है। ऑफिस सेक्रेटरी ने मुझे ऊपर से बुला लिया। मैंने फोन पर सेक्रेटरी से बात की तो वो कहने लगा, धर्मचंद, सेनापति जी ने तुम्हें इसी वक्त बुलाया है। मैं हैरान हुआ कि बाल ठाकरे बम्बई से सूरत कैसे आ गया। पता चला कि एक खास और अहम मीटिंग के सिलसिले में ठाकरे जी को आना पड़ा और वो उस वक्त केशरबाड़ी के इलाके में देवी दत्ता के बंगले पर ठहरे हुए हैं। एक आदमी मुझे देवी दत्ता के बंगले पर ले गया। यहाँ बहुत सख्त पहरा था। मेरी तलाशी ली गई। वो लोग मेरी सूरत से आशना थे, फिर भी उन्होंने पूरी तरह मेरी तलाशी ली। एक बॉडीगार्ड खुद मुझे बाल ठाकरे के कमरे में ले गया। बाल ठाकरे माथे पर शिव देवता का सुर्ख तिलक लगाए, जाफरान के सिल्की कुर्ते पाजामे में मलबूस, कंधों पर जाफरानी रंग की रेशमी चादर डाले उसी आन बान से सोफे पर बैठा हुआ था। तपाई पर उसका चांदी का सिगरेट केस और लाइटर पड़ा था। एक सिगरेट उसकी उंगलियों में सुलग रहा था। मैंने अंदर आने के बाद हाथ बांधकर बादल नखास्ता थोड़ा सा झुककर उसे प्रणाम किया।
उसने उंगली के इशारे से मुझे बैठने की इजाजत दी। मैं सामने वाले सोफे के कोने में जरा आगे होकर बैठ गया। उसने 1-2 सेकंड खामोशी से अपनी मकनातीसी आंखों से मेरी तरफ घूरने के बाद कहा, बालाजी और वसवानी कब गए थे अहमदाबाद? मैंने कहा, कल गए थे महाराज। हल्की सी हूं कहकर बाल ठाकरे इत्मीनान से सिगरेट पीने लगा। यह आदमी इस कदर पुरअसरार था कि उसके चेहरे को देखकर आदमी बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसके दिल में क्या है और वो क्या सोच रहा है। थोड़ी देर खामोशी से सिगरेट पीने के बाद बाल ठाकरे ने मेरी तरफ देखा और सिगरेट की राख बिलोर के एस्ट्रे में आहिस्ता से झाड़ते हुए बोला, धर्मचंद, मैंने तुम्हारे बारे में पूरी मालूमात हासिल कर ली है। इतना कहकर वो चुप हो गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं समझ गया कि मेरा भेद खुल गया है। अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। उसे मालूम हो गया है कि मैं असली धर्मचंद नहीं हूँ। मैं मुसलमान हूँ और धर्मचंद का हमशक्ल होने की वजह से उसका रूप धार कर इंडिया में जासूसी करने आया हूँ। मैंने अपने चेहरे से दिल की परेशानी को बिल्कुल जाहिर न होने दिया, लेकिन अंदर से मैं हिल गया था। बाल ठाकरे की आदत मैंने नोट की थी कि वैसे भी वो कम गुफ्तार और खामोश तबा था, लेकिन जब उसे किसी खास मौजू पर बात करनी होती तो वो ठहर ठहर कर सोच कर बोलता था। 2-4 सेकंड खामोश रहने के बाद उसने सिगरेट का हल्का सा कश लगाया और बोला, तुम्हारा सारा रिकॉर्ड मैंने चेक किया है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम भरोसे के आदमी हो। मेरी जान में जान आ गई। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। बाल ठाकरे कह रहा था, शिवसेना की पंजाब शाख में इस वक्त तुमसे ज्यादा दलेर और तजुर्बाकार और कोई आदमी नहीं है। मैंने आजिजी से कहा, सेनापति जी, ये आपकी ही कृपा है। वो बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारा रिकॉर्ड बता रहा है कि तुमने हमारे आदमियों को किस अक्लमंदी और सोची समझी उम्दा स्कीम के साथ लाहौर पुलिस की कैद से फरार करवाने का ऑपरेशन तैयार किया था। ये तो प्रकाश खन्ना की बेवकूफी से मामला उलट पड़ गया। वो निहायत अहमक शख्स था। मैंने उसे सिफारत खाने से निकलवा कर दिल्ली ऑफिस में लगाया है। इतने में एक नौकर ट्रे लेकर आ गया जिसमें बियर की बोतल और एक ग्लास रखा हुआ था। नौकर बियर ग्लास में डालने लगा तो बाल ठाकरे ने उंगली के इशारे से उसे वहां से जाने को कहा। जब नौकर चला गया तो मैंने आगे बढ़कर कहा, सेनापति जी, मैं ग्लास बना दूं? बाल ठाकरे ने इस बात में सर हिलाया। मैंने बड़े एहतमाम के साथ बियर ग्लास में डाली, फिर प्लेट में से बर्फ के क्यूब्स चम्मच के साथ उठाकर ग्लास में डाले और टिश्यू पेपर से ग्लास साफ करके ट्रे में रख दिया और वापस सोफे पर आकर बैठ गया। बाल ठाकरे ने ग्लास उठाया, बियर के 2 घूंट पिए, ग्लास ट्रे में रखा, टिश्यू पेपर से अपने होंठ साफ किए, एस्ट्रे में से सुलगता हुआ सिगरेट उठाकर उसका हल्का सा कश लिया और बोला, अहमदाबाद वाले ऑपरेशन को तो बालाजी और मनुस्वानी संभाल लेंगे। यहाँ सूरत में इन लोगों ने बिल्कुल प्रोग्राम के मुताबिक मुसलमानों को खत्म किया है। इस किस्म का काम ये लोग बड़ी चालाकी और होशियारी से कर लेते हैं, लेकिन जो काम मैं तुम्हें सौंपने वाला हूँ वो काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, बालाजी या मनुस्वानी नहीं कर सकते। मैं समझ गया कि ये शख्स मुझे कोई नया मिशन देने वाला है। मैं बिल्कुल खामोश रहा और बाल ठाकरे की तरफ आजिजाना और खुशामदाना नजरों से देखता रहा। ये बड़ा नाजुक, बड़ा सीक्रेट और खास मिशन है। इस मिशन की पूरी तफसील तुम बम्बई आओगे तो तुम्हें बताऊंगा। अभी मैं तुम्हें सिर्फ इतनी ताकीद करूंगा कि इस बारे में अपनी जबान बंद रखना और बालाजी और मनुस्वानी को भी कुछ न बताना। मैंने कहा, सेनापति जी, आप जो हुक्म करेंगे मैं वैसे ही करूंगा। बाल ठाकरे को ये लोग महाराज भी कहते थे, ठाकुर साहब भी कहते थे और सेनापति भी कहते थे। मुझे मालूम हो गया था कि बाल ठाकरे अपने आप को सेनापति कहलवाना ज्यादा पसंद करता है। जब कोई उसे सेनापति कहता है तो वो बड़ा खुश होता है। बाल ठाकरे बियर के घूंट चढ़ा रहा था, ग्लास उसके हाथ में ही था। कहने लगा, यहाँ सूरत के बंगले में तुम्हारे और मेरे दरमियान जो बातें हुई हैं और उसके बाद बम्बई में तुम्हारे और मेरे दरमियान जो बातें होंगी वो राज में रहेंगी और किसी को उनके बारे में कानो कान खबर नहीं होगी। मैंने कहा, महाराज, ऐसा ही होगा। आप इस मामले में बेफिक्र रहें। धर्मचंद राज को हजम करना जानता है। वो बोला, ये मुझे मालूम है। उसने सर हिलाकर बियर के ग्लास को ट्रे में रखते हुए कहा। उसका सिगरेट बुझ गया था। उसने सिगरेट एस्ट्रे में फेंक दिया और चांदी के सिगरेट केस में से नया सिगरेट निकालकर लाइटर उठाने लगा तो मैंने जल्दी से आगे बढ़कर लाइटर उठाकर जलाया और कहा, महाराज, मैं आपका सेवक यहाँ किस लिए हूँ? मुझे भी सेवा का मौका दीजिए। बाल ठाकरे के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। कहने लगा, तुम्हारी ये बातें मौका शनासी और जहानत को जाहिर करती हैं। जिस मिशन पर मैं तुम्हें भेजने वाला हूँ, इस मिशन के लिए इन 2 चीजों की बहुत जरूरत है। उसने मेरे जलाए हुए लाइटर के शोले से अपना सिगरेट सुलगाया और सोफे पर पीछे होकर टेक लगाते हुए बोला, जब तक बालाजी और मनुस्वानी अहमदाबाद से वापस नहीं आ जाते तुम यहाँ सूरत में ही रहोगे। मैं आज रात की फ्लाइट से वापस बम्बई जा रहा हूँ। मैं यहाँ एक जरूरी मीटिंग के सिलसिले में आया था और मुझे तुमसे भी ये बातें करनी थी। दोपहर को मुझे अहमदाबाद से बालाजी का फोन आया था। उन्हें वहाँ हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे। हो सकता है वो इससे पहले काम खत्म करके आ जाएं। तुम उनके साथ ही बम्बई वापस आ जाना। जब तुम बम्बई पहुँच जाओगे तो मैं खुद तुम्हें अपने पास बुलाऊंगा और तुम्हें इस खतरनाक और अहम तरीन मिशन की पूरी तफसील बताऊंगा, जिस खास मिशन पर मैं तुम्हें रवाना करने वाला हूँ। मैं तुम्हें एक बार फिर ताकीद करना चाहता हूँ कि मेरे और तुम्हारे दरमियान जो बातें हुई हैं उनकी किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए।
है। मैंने फौरन कहा, सेनापति जी आप यकीन करें, आपने जो कुछ कहा है वो मेरे दिल के कुएं में जाकर उसकी तह में बैठ गया है, और ये वो जगह है जहां दुनिया का कोई इंसान झांक कर नहीं देख सकता। बाल ठाकरे मुस्कुराया। मैंने शायद पहली बार उसे इस तरह खुलकर मुस्कुराते देखा था। मुस्कुराते हुए उसकी नस्वारी संग दिल बेरहम आंखें मजीद सुकड़ गईं। कहने लगा, तुम बातें भी खूब कर लेते हो। भारत माता को तुम्हारे जैसे सुपूतों की जरूरत है। अब तुम जाओ, तुम्हारी मेरी मुलाकात अब बंबई में होगी। मैंने उठकर बड़े अदब से बाल ठाकरे के घुटनों को छुआ, हाथ बांधकर प्रणाम किया और उल्टे पांव दरवाजे से बाहर निकल गया। ये सब कुछ मैंने इसीलिए किया था कि बाल ठाकरे ने मुझ पर जिस एतमाद का इजहार किया था वो इस किस्म की खुशामद से मजीद पुख्ता हो जाए और मैं शिवसेना की उन तमाम खुफिया साजिशों से बाखबर हो जाऊं जो भारत के मुसलमानों और खास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ तैयार की जा रही हैं। मुझे यकीन था कि जिस मिशन पर बाल ठाकरे मुझे भेजने वाला है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ ही होगा और इस मिशन को नाकाम बनाना अब मेरा काम बल्कि फर्ज बन गया था। रात की फ्लाइट से बाल ठाकरे बंबई वापस चला गया। ये मुझे शिवसेना के ऑफिस से मालूम हो गया। ऑफिस सेक्रेटरी की निगाहों में मेरा मकाम बहुत बुलंद हो गया था, क्योंकि ठाकरे जी ने सूरत में आने के बाद मुझे अपने पास बुलाकर घंटा डेढ़ घंटा मुझसे मीटिंग की थी। उसने मुझसे सरसरी तौर पर पूछा कि ठाकरे जी से क्या बातें हुई। मैंने उसे ये कहकर टाल दिया कि बस अपनी पार्टी के बारे में बातें होती रही हैं। उसके बाद ऑफिस सेक्रेटरी ने मुझसे कुछ न पूछा। उसे मालूम था कि बाल ठाकरे जी जब भी किसी को खास तौर पर बुलाते हैं तो वहाँ जो बातें होती हैं उन्हें सख्ती से राज में रखा जाता है। उसके अगले दिन मेरा हाजी साहब से मिलने का प्रोग्राम था। मैं ठीक वक्त पर उनकी दुकान पर पहुंच गया। सत्तार भाई वहाँ मौजूद नहीं थे। वो मसलहत अंदेशी से काम ले रहे थे, इसलिए कि उन्हें इसी मुल्क में रहना था। हाजी भाई दुकान पर काम में लगे हुए थे। एक शागिर्द पेशा लड़का भी उस वक्त वहाँ बैठा तिल्ले के तार अलग अलग कर रहा था। हाजी साहब मुझे चौबारे में ले गए। जब हम दोनों आराम से बैठ गए तो हाजी साहब ने कहा, मुझे मालूम हुआ है कि भास्कर, कालिया, शिवा और पाटीकर ये चारों इस वक्त सूरत में नहीं हैं। मैंने बेख्तियार होकर पूछा, फिर वो कहाँ हैं? हाजी साहब बोले, बताता हूँ भाई, जरा सब्र करो। मैं चुप होकर बैठ गया। हाजी साहब कहने लगे, शिवा, भास्कर और पाटीकर जिन्होंने गफ्फार अहमद की बेटी यास्मीन बानो की इज्तिमाई आबरूरेजी की थी और उसके दो भाइयों को कत्ल किया था, उन तीनों के बारे में पता चला है कि उन्हें शिवसेना और राष्ट्रीय सेवक संघ वालों ने ही इस वास्ते इधर उधर कर दिया है कि शहर के मुसलमानों की नजरों में न आ जाएं, क्योंकि मुसलमान वकीलों ने मिलकर इस कत्ले आम के खिलाफ अदालत में इस्तिगासा दायर किया है। मैंने अपनी बेताबी छुपाने की कोशिश करते हुए बज़ाहिर बड़े सुकून के साथ पूछा, कुछ मालूम हुआ है कि ये तीनों कहाँ होंगे? हाजी भाई ने जवाब दिया, शिवा, भास्कर और पाटीकर के बारे में मुझे बताया गया है कि जालिंदर शहर के बाहर एक मंदिर है जिसको बोर्ड वाला मंदिर कहते हैं। ये तीनों कातिल उसी मंदिर में बड़े पुजारी के मेहमान बनकर ठहरे हुए हैं। मैंने पूछा कि मैं उन्हें कैसे पहचानूंगा? हाजी भाई बोले, मैंने इसका बंदोबस्त भी कर लिया है, मैं तुम्हें उन तीनों की तस्वीरें दिखाता हूँ। उसके बाद हाजी भाई ने उठकर अलमारी में से एक रजिस्टर निकाला। रजिस्टर में से खाकी रंग का एक लिफाफा निकाल कर खोला। उसमें 3 पासपोर्ट साइज के ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थे। तीनों फोटो मेरी तरफ बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, ये उन तीनों की तस्वीरें हैं, इनके नीचे इनके नाम लिखे हुए हैं। मैं फोटो देखने लगा, जहाँ आपको उनके हुलिये बताने की जरूरत नहीं है। बहरहाल मैंने शिवा, पाटीकर और भास्कर की शक्लों को अच्छी तरह से अपने जहन में नक्श कर लिया और तस्वीरें वापस देने के बाद हाजी भाई से बोला, मुझे देने की जरूरत नहीं है, तुम इनको अपने पास ही रखो, वक्त पर तुम्हारे काम आएंगी। हो सकता है इनकी शक्लें तुमको याद न रहें। मैंने तीनों पासपोर्ट साइज के फोटो लिफाफे में डालकर अपनी जेब में रख लिए और हाजी साहब से मुसलमानों के चौथे कातिल और दुश्मन इस्लाम के बारे में पूछा, जिसने मेहदी खान की बेटी को बेआबरू करके शहीद किया था और जिसका नाम आपने कालिया बताया था, वो कहाँ है? हाजी साहब कहने लगे, उसके बारे में मालूम हुआ है कि वो अपने घर चला गया है। उसका घर थानर कस्बे में है। थानर कस्बा गुजरात और महाराष्ट्र की सरहद पर है। भसावल से कामटी की तरफ जो रेलगाड़ी जाती है, ये कस्बा उसी लाइन पर आता है। कस्बे के करीब दरियाए टापी बहता है। सेठ हरिदास उस कस्बे का बहुत बड़ा जागीरदार है। वो बहुत बड़े मकान में रहता है। कालिया एक तरह से उसका बॉडीगार्ड है। वो कस्बे का बदमाश भी है, लोग उससे डरते हैं। उसका कस्बे में दरिया किनारे अपना डेरा है, जहाँ वो देसी शराब बनाकर बेचता है। जागीरदार हरिदास का बॉडीगार्ड और बदमाश होने की वजह से पुलिस उस पर हाथ नहीं डालती। मेरा ख्याल है तुम्हारे वास्ते इतनी मालूमात काफी होंगी। मैंने कहा, बिल्कुल काफी होंगी। मैंने कहा और फिर पूछा, मुझे ये भी बता दें कि सूरत से कौन सी गाड़ी भसावल से होती हुई कामटी की तरफ जाती है? हाजी भाई बीड़ी पीते हुए बोले, ये तो तुम्हें स्टेशन पर जाकर मालूम होगा। मैंने हाजी भाई का शुक्रिया अदा किया और उनसे हाथ मिलाते हुए कहा, मैं चाहूंगा कि जो बातें आपके और मेरे दरमियान इस वक्त हुई हैं, इसका सिवाय सत्तार भाई और इब्राहिम भाई के और किसी शख्स को इल्म न हो। हाजी भाई ने कहा, इसकी तुम फिक्र न करो। मुझे खुशी है कि कम से कम एक मर्द तो ऐसा निकला जो इन काफिर दरिंदों से मुसलमानों के खून का हिसाब चुकाने जा रहा है। खुदा तुम्हें कामयाब करे।
मैं हाजी भाई के घर से निकलकर सूरत में शिवसेना के दफ्तर की तरफ रवाना हो गया। उसी रात को अहमदाबाद से बालाजी का दोबारा फोन आ गया। उसने दफ्तर के सेक्रेटरी से मेरे मुतालिक पूछा कि धर्मचंद ऑफिस में है। सेक्रेटरी ने कहा हाँ है, मैं उसे फोन देता हूँ। उसने रिसीवर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा बालाजी का फोन आया है। मैंने रिसीवर लेकर कहा हेलो बालाजी, राम राम, मैं धर्मचंद बोल रहा हूँ। बालाजी ने कहा धर्मचंद, हमें यहाँ देर लग जाएगी, तुम वापस बम्बई मत जाना, क्योंकि हो सकता है वापस सूरत आकर तुम्हें कोई ड्यूटी देनी पड़े। मैंने कहा मैं सूरत में ही हूँ बालाजी, आप बेफिक्र रहें। वैसे आपको और कितने दिन लगेंगे अहमदाबाद में? बालाजी ने कहा कुछ कह नहीं सकता, यहाँ के खास लीडरों से मिलकर सारा मंसूबा तैयार किया जा रहा है। अहमदाबाद के कपड़े के मुसलमान ताजिर और दूसरे अमीर मुसलमानों की लिस्टें बना रहे हैं ताकि सबसे पहले उन्हें निशाना बनाया जाए। मुझे यकीन था कि इब्राहिम भाई और सत्तार भाई ने शिवसेना के इन नापाक मंसूबों के बारे में अहमदाबाद के सरकर्दा मुसलमानों और वहाँ के मुस्लिम लीगी रजाकारों और नौजवान मुसलमानों को आगाह कर दिया होगा और ये लोग अपने नापाक अज़ाइम में कामयाबी हासिल न कर सकेंगे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है बालाजी, उन लोगों का पूरा बंदोबस्त करके आए ताकि इस बार अहमदाबाद में एक भी मुसलमान न बचने पाए। बालाजी की आवाज आई ऐसा ही होगा, जय शिवशंकर की। मैंने भी जवाब में कहा जय शिवशंकर की और फोन बंद कर दिया। मैंने फोन बंद करने के बाद आंखें बंद कर ली और अपने दिल में कहा या मेरे मौला, अहमदाबाद के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ऑफिस सेक्रेटरी बोला महाराज आंखें क्यों बंद कर ली? मैंने जल्दी से आंखें खोलकर 2-3 बार उन्हें झपकाया और कहा कुछ पड़ गया है आंखों में, और जेब से रुमाल निकालकर यूं ही साफ करने लगा। बालाजी और मनुस्वानी को अहमदाबाद में 1 हफ्ता तो जरूर लग जाना था। इस दौरान मुझे मेहदी खान के बेटे के कातिल और उसकी बेटी की बेहुरमती करने वाले कालिया को ठिकाने लगाना था। इतना मुझे मालूम था कि कामटी भसावल वहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अब मसला कोई पिस्तौल वगैरह हासिल करने का था। मैंने इसका हल सोच लिया। रात का खाना खाने के बाद मैं ऑफिस आया। ऑफिस सेक्रेटरी भी हिंदू गुजराती था, वो दफ्तर में ही रात को सोता था। मैंने उसको कहा यार आज फिल्म का आखिरी शो देखने को जी चाह रहा है। वो बोला कौन सी फिल्म देखोगे? मैंने एक फिल्म का नाम लिया जो उन दिनों रेलवे स्टेशन के साथ वाले सिनेमा में चल रही थी। मराठी सेक्रेटरी बोला कोई हथियार जरूर साथ रख लेना। जो बात मैं करना चाहता था उसने खुद ही कह डाली। मैंने कहा ये तुमने ठीक कहा, मगर मेरा पिस्तौल तो बम्बई में है जहाँ ऑफिस में कोई असलहा होगा। ऑफिस सेक्रेटरी चारपाई पर से उठते हुए कहने लगा एक पिस्तौल और एक रिवॉल्वर अलमारी में है, हमने अपनी हिफाजत के लिए रख छोड़ा है, अगरचे उसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी। उसने मुझे एक पुराना रिवॉल्वर निकाल कर दिखाया, वो खाली था। उसने मुझे गोलियां भी दे दी। मैंने रिवॉल्वर में गोलियां भर ली और जेब में रख लिया। ये रिवॉल्वर तो मुझे हर वक्त अपने पास रखना चाहिए, तुम्हें मालूम ही है कि हम मुसलमानों के मोहल्लों में भी जाते रहते हैं। वो बोला तुम बेशक इसे अपने पास रखो। मैं सिनेमा हाउस की तरफ चल दिया, मगर सबसे पहले रेलवे स्टेशन गया। वहाँ से मालूम हुआ कि एक गाड़ी दिन के 10 बजे भसावल से होती हुई कामटी की तरफ जाती है। मुझे यही गाड़ी पकड़नी थी। स्टेशन से निकलकर मैं टिकट लेकर सिनेमा हाउस में बैठ गया। रात 12 बजे फिल्म देखकर वापस आया। ऑफिस सेक्रेटरी सो चुका था। मैं भी अपने कमरे में जाकर चारपाई पर लेट गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।